हेलो नमस्कार बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपना तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए बच्चों, क्योंकि अभी समय जो है थोड़ा काफ़ी कम बचा है, इसलिए अपना सारा समय पढ़ाई में लगा दीजिए। फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो 2022 थे इसका मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ था, उसमें से गणित का मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल लेकर के आया हूँ। तो देखिए इसमें टोटल कुल 40 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा आपका, ठीक है। तो कुल 40 नंबर आपका इसमें मिलने वाला है। तो देखिए पहला प्रश्न में आपका दे रखा है, हम लोग शुरू करते बिना देरी किए। पहला प्रश्न में आपका दे रखा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या 2 से देंगे तो 70 बार में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 35 दूने 70, फिर 5 से देंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, लास्ट में एक आता है, छोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड को हम किसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो कहाँ देखने को मिल रहा है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है बच्चों। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 2 में दे रखा है कि एक धनात्मक संख्या 6 क्यूब + 5 के रूप का होगा तो संख्या निम्न में से क्या होगा। तो देखिए कोई धनात्मक संख्या 6 क्यूब + 5 के रूप में दे रखा है, तो बोला ये संख्या कैसा होगा, सम होगा, विषम होगा, अपरिमेय होगा या फिर 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ जो क्यू दे रखा है ना, इसमें हम लोग नंबर्स बिठाएंगे। जैसे यहाँ पर क्यू की जगह में 1 बिठा दिए तो 6 गुना 1 6, 6 + 5 11 होगी। जब 1 रखे तब कितना आया बच्चों, 11 आया। उसी तरह से हम लोग क्यू की जगह में 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, तो 6 दूने 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। जब 2 रखे तो कितना आया बच्चों, 17 आया। उसी तरह से हम लोग 3 रखेंगे तो 6 3 18 और 18 और 5 23। जब हम लोग 3 रखे तब कितना आया बच्चों, 23 आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी नंबर्स आए, जैसे यहाँ पर 11 है तो 11 एक विषम संख्या है, 17 आया 17 भी एक विषम संख्या है, 23 है 23 भी एक विषम संख्या है, अगला जो आएगा वो भी एक विषम संख्या होगा, ठीक है। इसीलिए टोटल कुल मिलाकर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक विषम संख्या होगा 6 क्यूब + 5। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 3 में दे रखा है कि 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या होगी। हम लोग पढ़ रखे हैं बच्चों को √3 हो चाहे √5 हो चाहे √7 हो, ये सब क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ में कोई अगर रहेगा तो वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। चोर के साथ आप रहिएगा, आप भी चोर ही कहलाइएगा, ठीक है। इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 4 में दे रखा है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यूब तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हम लोगों ने पढ़ रखा बच्चों a बराबर क्या होता है, b³ + r। आप लोग तो ब्रिलियंट हो, इसीलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है a बराबर b³ + r। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है शून्यकों का योग कितना दे रखा है बच्चों, मतलब अल्फा + बीटा होता है शून्यकों का योग। ये कितना दे रखा है बच्चों, 3 दे रखा है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा होता है। ये कितना दे रखा है बच्चों, -2 दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, -2। अब बोल रहा है कि इसमें द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। बस इसमें वैल्यू बिठा देना है। जैसे अल्फा + बीटा यहाँ पर कितना दे रखा है बच्चों, 3 दे रखा है, तो अल्फा + बीटा की जगह में 3 रखेंगे, ठीक है। तो x² - 3 और x इसके साथ गुना में तो 3x + अल्फा × बीटा। अल्फा × बीटा कितना दे रखा है, -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, ठीक है। अब देखिए x² - 3x प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, -2। तो ये जो द्विघात बहुपद आया वो क्या आया, x² - 3x - 2। x² - 3x - 2 कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों, आपका देखिए ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, x² - 3x - 2। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बोला कि 6 में बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसमें जो बच्चों ये वक्र रेखा जो है ना, ये वक्र रेखा, ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा जो है, ये इसमें खाली ध्यान देना है कि x अक्ष को ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है या फिर स्पर्श कर रही है। जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, स्पर्श करेगी, उतना ही इसका बहुपद की शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो देखिए ये कुल मिलाकर 3 बार प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, बहुपद 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा। अब यहाँ पर शून्यक निकालना है बच्चों, 4u² + 8u का शून्यक। तो देखिए इन दोनों में से हम लोग 4u कॉमन ले लेते हैं,
यहाँ से 4u हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 4u स्क्वायर में क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा, प्लस 8u से 4u हम लोग कॉमन लेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बराबर में 0 शून्य का निकालना है। तो एक बार 4u बराबर 0 होगा, ठीक है, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 होगा। तो देखिए 4u बराबर 0, तो यहाँ से u का वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चों, 0/4। 0/4 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एक बार u का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। फिर एक बार क्या करेंगे, एक u प्लस 2 बराबर 0 लिए हैं, तो u प्लस 2 बराबर 0, तो 2 उस पर जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो एक बार u का वैल्यू 0 आया, एक बार u का वैल्यू -2 आया, तो देखिए 0 और 2 दोनों आया, a भी आया और यहाँ पर c में भी दे रखा है, तो a में दे रहा है 0 और c में दिया है -2, दोनों आया। तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, a तथा c दोनों, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 8 में दे रखा है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 तथा c1/c2 अगर बराबर दे रखा है तो पूरा इसमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें अगर तीनों बराबर दे रखा है इसीलिए इसका अनेक हल होगा बच्चों। अगर इसको छोड़ करके अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का, तब आप लोग क्या करिएगा बच्चों, तब इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो क्या बोलते हैं कथन, इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसका समांतर हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। अरे इसी को छोड़ के अगर मान लो इस तरह से दिया हो रहे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तब क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा आपका एक अद्वितीय हल। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक को घुमा फिरा के दे सकता है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 9 में दे रखा है बच्चों कि समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं इसमें कैसे रेखाएं बनेंगी, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी वही वाला काम करना है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए a1, पहला समीकरण से देखिए a1 कितना दे रखा है, a1 आपका दे रखा है 6, यहाँ से b1 कितना दे रखा है, b1 दे रखा है -2, और c1 कितना दे रखा है, c1 आपका दे रखा है 9। उसी तरह से a2 कितना दे रखा है बच्चों, दूसरा समीकरण से देखिएगा a2 बराबर 3 दे रखा है, और b2 कितना दे रखा है बच्चों, -1, y तो -1, और इसी तरह से c2 कितना दे रखा है बच्चों, 12। यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे a1/a2, तो a1 6 है और a2 कितना है 3, तो 6/3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। उसी तरह से b1/b2 करेंगे तो b1 कितना है -2 और b2 कितना है -1, -2/-1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 ही आएगा, माइनस कट जाएगा, 2/1 बराबर 2 के बराबर होगा। तो a1/a2 बराबर आया b1/b2 का। अब c1/c2 करके देखते हैं, तो c1 में 9 दिया है, c2 में कितना दिया है 12, तो c1 में 9 और c2 में 12 दिया है। ठीक है, 9 और 12 को जब 3 से काटते हैं तो 3 3 9, 3 4 12, कितना आया 3/4 आया। a1/a2 और b1/b2 में 2 2 आ रहा था, लेकिन c1/c2 में कितना है 3/4, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर नहीं है c1/c2 का। जब इस तरह से होता है बच्चों, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए वो कैसा होता है, समांतर होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो गया बच्चों, सही हो जाएगा, समांतर। अगला प्रश्न देखिए, 10 में दिया है समीकरण युग्म x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 है, तो इसका हल होगा। यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दे रखा है, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही दोनों समीकरण में फिट बैठेगा वही वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है 4,3, तो x और प्लस y जो है, पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y। ठीक है, तो x की जगह में 4 और y की जगह में 3, तो 4 + 3 7, लेकिन पहला में तो नहीं दे रखा है, बराबर में 6, तो ये इसमें नहीं हो रहा है। दूसरा ऑप्शन में देखिए बी में दे रखा है 5,1, 5,1 मतलब 5 + 1 6, पहला समीकरण तो संतुष्ट हो रहा है। दूसरा वाला देखेंगे 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा है, इसीलिए ऑप्शन बी भी इसका नहीं होगा। सी में देखिए 2 + 4 6, पहला समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन 2 - 4 करेंगे तो -2 आएगा, लेकिन इसमें 2 के बराबर दे रखा है, तो बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए 4 + 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 2 आपका कितना होगा, 4 + 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, और 4 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। बच्चों ऑप्शन डी आपका दोनों समीकरण को संतुलित कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 4,2।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 11 में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का अर्थ होता है कि किसका घात द्विघात होगा, दो होगा। ठीक है, तो इसमें 4 को ऑप्शन दे रखा है, चारों में से आप लोग कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको सही वाला बता रहा हूँ, ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्यों होगा, देखिए बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए के जगह में एक्स और बी के जगह में 1। ठीक है, बराबर में दे रखा है 2 गुना एक्स 2x और माइनस है तो माइनस 2, 2 दूनी 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 2x हो जाएगा, और बराबर में दे रखा है 2x माइनस में 6। तो देखिए 2x से 2x कट गया, बराबर के इस पार और उस पार में समान चिन्ह वाला समान पद को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 है, बराबर के उस पार से इस पार आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस 6, बराबर में क्या बचा 0। तो यहाँ जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, बराबर में 0। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर आ रहा है, एक्स का घात कितना है 2 है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 12 में पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अभी हम थोड़ा देर इसको क्वेश्चन को थोड़ा देर बाद सॉल्व करेंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए। अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर आया तो बच्चों इसका मूल जो होगा वास्तविक होगा और समान होगा। इसका 2 को मूल निकलेगा, लेकिन वास्तविक होगा और समान होगा। कैसा होगा, वास्तविक और समान। ठीक है, अगर d का वैल्यू 0 से ज़्यादा आया, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आया, तो जैसे यहाँ पर 6 आ गया, तो इसका वास्तविक मूल होगा, लेकिन कैसे होगा, असमान होगा। 2 को वास्तविक मूल होगा, लेकिन कैसे होगा, असमान होगा। ठीक है, और अगर d का वैल्यू अगर माइनस में आ गया, -1 -2 -3, तो यहाँ पर जो है मूल निकलेगा ही नहीं, वहीं पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप प्रश्न में बोल रहा है कि दिए गए जो समीकरण है इसमें क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 में बराबर 0 के मूल की प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ पर हमको डी निकालना है, तो डी को हम लोग विविक्तर भी बोलते हैं। तो डी का एक सूत्र होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी होता है। ठीक है, तो पहला ए के जगह में कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है तो 1 होगा, प्लस एक्स है तो बी के जगह में 1 होगा, कुछ नहीं है तो सी के जगह में कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के जगह में कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 देंगे, -4, ए के जगह में कितना है बच्चों 1 है, और सी के जगह में कितना है बच्चों -1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। देखो ये आपस में तीनों गुना में है, तो माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो कितना के बराबर आया बच्चों, 5 के बराबर आया। तो डी का जो है, डी जो आया वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है, मतलब 0 से ज़्यादा आया। जब 0 से ज़्यादा आता है डी का मान, तो हमें आपको क्या बोले कि इसका मूल जो है वास्तविक होगा, लेकिन कैसा होगा, असमान होगा। तो वास्तविक और असमान कहाँ दे रखा है, आपका ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 13 में दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर के 2 भिन्न वास्तविक मूल है। भिन्न वास्तविक मूल किसमें होता है बच्चों, जहाँ पर डी का वैल्यू जो होता है 0 से ज़्यादा आता है। तो जैसे हम यहाँ पर लिख दें, तो डी ग्रेटर देन होगा 0, और डी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में ये वाला दे के रखा है आपका, देखिए ऑप्शन सी में दे के रखा है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। अगला प्रश्न देखिए, 14 में दे के रखा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर क्या होगा। अब यहाँ पर विविक्तर का मतलब क्या होता है बच्चों, डी। अब यहाँ पर ए कितना दिया हुआ, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ए कितना दिया है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो ए बराबर 1, और बी बराबर कितना है बच्चों, बी बराबर माइनस एक्स दे रखा है, मतलब -1, और सी बराबर कितना है बच्चों 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर डी विविक्तर पूछ रहा है, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 के जगह में 4 रहेगा, ए के जगह में 1 है, और सी के जगह में कितना है 3 है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस है, 4 एकम 4 और 4 तिये 12, तो एक में 12 घटेगा तो कितना बचेगा, -11 बचेगा। -11 कौन सा ऑप्शन में बच्चों, देखो ऑप्शन डी में दे रखा है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी वाले एपी का एनवा पद क्या होगा। एनवा पद निकालने का एक सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस
1 इंटू डी। ये वाला आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 16 में बता रखा है कि AP 10,7,4 डैश डैश का तीसवां पद कौन सा होगा? तीसवां पद देखिए, पहला पद जैसे A1 हो गया, दूसरा पद A2 हो गया, तीसरा पद A3 हो गया, चौथा पद A4 हो गया। उसी तरह से तीसवा पद पूछ रहा है तो A30 हमको पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? A30, A तीसवां पद। तो A30 बराबर क्या होता है बच्चों? जितना पद पूछेगा उसमें से एक घटा के D से गुना कर दीजिएगा। तो A30 पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? A प्लस 29D। कितना हो जाएगा? A प्लस 29D। A के जगह में कितना दे रखा है बच्चों? A के जगह में आपको दे रखा है 10, तो 10 प्लस 29D, 29 यहाँ पर छोड़िए, 29 यहाँ पर डी होगा, तो 29D। डी आपको निकालना आता है बच्चों कि अगला पद से पिछला पद घटा दीजिएगा तो आपका डी निकल जाएगा। ठीक है, तो 7 में घटेगा 10 तो कितना बचेगा? -3। कितना बचेगा? -3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 10 प्लस माइनस 29 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा बच्चों? 87 आएगा। कितना आएगा? 87। तो आप 10 में अगर 87 -87 घटेगा तो कितना बचेगा? -77 बचेगा। तो देखिए -77 कहाँ आ रहा है? ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 18 में दे रखा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है बच्चों। जो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, उसके आपस में सभी भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। अगला प्रश्न देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, जब दो गो त्रिभुज समरूप होता है ना आपस में, जैसे मान लें हम दो गो त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो ये जो कैसा त्रिभुज है? ये समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है बच्चों, उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होगा उसके भुजा के वर्ग का अनुपात। तो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का यहाँ पर एरिया लिखना भूलिए, AR। ठीक, बराबर क्या होता है? इसका भुजा के वर्ग का बराबर होता है, भुजा का अनुपात का वर्ग के बराबर। तो 4:9 इसका वर्ग कर दिए तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। मतलब 16:81 मेरा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, 16:81 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन आपका डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 20 में दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कौन B का मान क्या होगा? तो देखिए, एक हम त्रिभुज बना दे रहे हैं आपको। यहाँ पर ये त्रिभुज है, मान लीजिए ABC। AB आपका दे रखा है 6√3। ठीक है, AC आपका दे रखा है 12 और BC दे रखा है 6। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है? कर्ण के स्क्वायर। लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर बराबर अगर कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ गया तो वह कैसा समकोण त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज के रूप में है, तो यहाँ पर देखिए इसका कर्ण ये वाला होगा, AC होगा। इस तरह से मान लीजिए त्रिभुज है, तो ABC, तो इसका कर्ण ये वाला होगा AC, लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। तो हम लोग इस पाइथागोरस के रूप में हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं कर्ण के। इसका जो लंब का स्क्वायर है, आधार का स्क्वायर है, वो अपने कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या होगा? देखिए, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर कितना दे रखा है? AB का स्क्वायर 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 6 कितना हो गया? 36। √3 गुना √3 3 हो गया, प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 हो गया। ठीक है, तो 36 गुना 3 करेंगे तो 6 3 18 के 8 है, तो मेरा 1 3 3 9 1 10 प्लस 36 बराबर 144। देखिए बच्चों, इधर जोड़िएगा तो कितना आ रहा है? 6 और 8, 14 के 4, 14 के 4 हाथ में रहा 1, और 3 और 1
4 हो गया, और 144 इधर भी आया और 144 बराबर के उस पार भी आया है। तो बच्चों ऐसा वाला कौन सा त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ABC होगा वो कैसा होगा? समकोण होगा। कोण B यहाँ पर था, कोण B का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन इसका C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 21 में दे रखा है मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी है, कितना है? देखिए मूल बिंदु से पूछ रहा है। देखिए मान लीजिए हमारा एक कोई रेखा है यहाँ से, और ये इस मूल बिंदु का हमने मान दे दिया A, इसका नाम क्या दे दिया A, और इसका मूल बिंदु का जो मान होता है बच्चों वो 0 0 होता है। ठीक है, और बिंदु P यहाँ पर कहीं पर स्थित है और इसका मान कितना दे रखा है? 3,4। ठीक है, तो दूरी इसका पूछ रहा है ए से पी की दूरी कितना होगा। तो हम लोग को दूरी सूत्र पढ़ रखा है बच्चों, क्या होता है? मान लीजिए हमको ए पी का दूरी निकालना है, तो ए पी का दूरी क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है इसका? 3 है, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना है इसका? 4 है, तो y2 4 माइनस y1 कितना दे रखा है इसका? 0, तो 0 का स्क्वायर। 3 में 0 घटेगा, 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा, प्लस 4 में 0 घटेगा, 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 और 9 कितना आ गया बच्चों? 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 5 होता है। ठीक है, तो देखिए 5 सेंटीमीटर में है, तो ये भी क्या होगा? सेंटीमीटर ही होगा। सब सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर में दिया है तो मीटर में होगा। ठीक है, और नहीं तो इसका मात्रक में लिखा है, कुछ नहीं दिया हुआ देखिए, तो इसका क्या होगा? मात्रक। सिर्फ क्या लिखाएगा? मात्रक लिखाएगा। तो देखिए 5 कहाँ पर आया बच्चों? ऑप्शन सी में आपका दे रखा है, 5 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 22 में दे रखा है कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखिए अब यहाँ पर मध्य बिंदु की बात कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लाइन है ए और बी। ठीक है, तो पहला बिंदु जो दे रखा है 2,5 और दूसरा बिंदु दे रखा है 4,7। इसका मध्य में बिंदु मान लीजिए कोई पी है और इसका वैल्यू कितना है? एक्स वाई। तो हमको एक्स वाई निकालना है। तो एक्स निकालने मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है बच्चों? आप लोगों को याद होगा, मध्य बिंदु सूत्र से एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2, और y निकालना क्या होता है? y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2, ये होता है। तो x1 कितना है? 2, और y1 कितना है? 4। तो 2 प्लस 4 6, और 6 बटे 2 कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर x बराबर कितना आया? 3 आया। ठीक है, उसी तरह से y बराबर y1 प्लस y2। y1 कितना दे रखा है? 5, y2 कितना दे रखा है? 7, और 5 और 7 कितना हो गया? 12। तो 12 बटे 2 करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो y बराबर कितना आ गया? 6। तो x आया 3, y आया 6, तो 3 और 6 आया। तो इसका मूल मध्य बिंदु क्या आएगा? 3 और 6। 3 और 6 कहाँ दे रखा है? देखिए बच्चों ऑप्शन सी में दे रखा है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 में दे रखा है यदि 2 साइन ए बराबर साइन 2a हो तो a का मान क्या होगा। देखिए ये दोनों बराबर दे रखा है। बराबर का होगा जब इस पार भी इसका वैल्यू इस पार का बराबर के इस पार का वैल्यू जितना है उतना ही बराबर का उस पार का वैल्यू होगा तो ही बराबर होगा। तो a का वैल्यू पूछ रहा है। अगर बच्चों हम यहाँ पर a का वैल्यू अगर 0 डिग्री ले लें, तो a का वैल्यू अगर 0 डिग्री ले लें तो देखते हैं इसका मान क्या आएगा। देखिए 2 साइन ए का वैल्यू हमने कितना ले लिया? 0 डिग्री बराबर साइन 2a का वैल्यू ए का वैल्यू कितना लेते हैं? 0 डिग्री, तो ये गुना हो गया। अब साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? 0। अब 2 गुना 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर साइन 2 गुना 0 0 आ गया। साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी कितना होता है? 0 होता है। तो बच्चों अगर ए का वैल्यू अगर हम लोग 0 डिग्री लेते हैं तो दोनों आपस में बराबर होगा, इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री लेके देखिएगा, ये बराबर नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान होगा। कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। देखिए कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉस को या तो साइन को किसी एक को आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन देखिएगा चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 48 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 42 डिग्री दिया है, इन दोनों का अगर सम 90 डिग्री के बराबर में आ रहा है तो ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कॉस को साइन में चेंज कर रहा हूँ, तो कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए 90 में कितना घटाएंगे कि 48 आएगा, 90 में हम लोग कितना घटाएंगे? 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। माइनस इस पर मैं क्या देख रहे हैं? साइन 42 डिग्री। ठीक है,
अब ये देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा, थीटा के जगह में कौन है 42 है, तो 42 डिग्री माइनस इधर साइन 42 डिग्री पहले से दे रखा है, तो साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 में 42 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, जीरो बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दे रखा है, जीरो। आपका देखिए ऑप्शन बी में जीरो दे रखा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 25 में दे रखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। साइन ए बराबर दे रखा है कितना, साइन ए बराबर दे रखा है 3/5। तो साइन ए का क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है। तो बराबर कितना दे रखा है, 3/5। मतलब पी दे रखा है और एच दे रखा है। ठीक है, क्या नहीं दे रखा है, बी नहीं दे रखा है। चलिए हम लोग बी निकाल लेते हैं। तो बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर होता है। तो बी निकालना है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी से स्क्वायर हटेगा तो उस पर में जगह रूट लगेगा, तो यही वाला हम कर रहे हैं, क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। एच का वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए एच का दे रखा है 5। तो बी बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस पी स्क्वायर कितना दे रखा, पी कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 25 में 9 घटा तो कितना बचा बच्चों, 16 बचा, 16√16। और 16 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों, 4 होता है। तो ये आ गया मेरा 4। बी जो आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है कि कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए का मान ज्ञात करना है तो कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस ए बराबर आपका होता है कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो बी मेरा कितना आया था, 4 आया था। और एच कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 दिया हुआ, तो 4/5। तो कॉस ए का वैल्यू कितना है 4/5। 4/5 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26 में दे रखा है, तो धरती पर एक मीनार 26 में देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए धरती है, धरती के ऊपर में एक मीनार खड़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा। अब धरती के ये किसी बिंदु पर 15 मीटर के दूर स्थित है। ठीक है, अब और जो मीनार का शिखर है ना, यहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है बच्चों, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार था, तो देखिए इसका हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, मतलब ए बी ज्ञात करने बोला है। हम लोग ए बी कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर में जो एगो वैल्यू दिया होता है जिसका, उसको और जिसको निकालना होता है उसको हम लोग लेकर के तुलना करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का खड़ा हुआ जो रहता है वो सामने वाला तो इसका कर्ण हो गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो वैल्यू दिया हुआ है, ये आधार दिया हुआ है, हमको निकालना है क्या है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण और आधार का संबंध किससे होता है, सॉरी लंब और आधार का संबंध किससे होता है बच्चों, लंब और आधार का संबंध आपका होता है टेन थीटा से। किससे होता है, टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा आपका ए बी हो गया, और आधार आपका क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, और टेन थीटा के जगह में कितना दे रखा है बच्चों, थीटा मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा। लिखिए टेन 60 डिग्री बराबर ए बी हमको निकालना है। ए बी ही तो मीनार की ऊंचाई है, और बी सी कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो टेन 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है। तो √3 बराबर ए बी बटे में 15। ठीक है, अब 15 हो गया। अब यहाँ से 15 जो भाग में है वो उस पर जाके क्या होगा, गुना होगा। तो ए बी बराबर कितना निकलेगा मेरा, ए बी मेरा बराबर निकलेगा 15 गुना √3, तो 15√3। ठीक है, 15√3 मीटर जो है ये मीनार की ऊंचाई होगा, क्योंकि ये ए बी निकला मेरा 15√3। ठीक है, तो 15√3 कहाँ है बच्चों, ऑप्शन बी में आपका दे रखा है 15√3, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 में दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, तो कोण पी क्यू पी आर का मान क्या होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर और क्यू दे रखा है समकोण, ये समकोण है। समकोण त्रिभुज में इसका सामने वाला बच्चों कर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि पी क्यू की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो बोल रहा है कौन क्यू पी आर, मतलब देखिए बीच में कौन है, पी है, तो हमको पी पूछ रहा है, तो इस कौन को पूछ रहा है, तो इस कौन को हमने मान लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा। तो कौन के सामने, जिस कौन को पूछा जाता है उस कौन के सामने वाला क्या हो जाता है बच्चों, लंब हो जाता है। क्या हो जाता है, सामने वाला क्या हो जाता है, पी हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, जो सटा हुआ रहता है वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण वैसा ही रहता है। तो देखिए हमको आधार और कर्ण को तुलना करके हमको देखना है। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, आधार बटा कर्ण होता है बच्चों कॉस थीटा का। किसका होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, देखिए आधार कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 6। इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूने 6। तो कॉस थीटा बराबर कितना है, 1/2, 1/2। और कॉस कितना डिग्री का मान होता है 1/2 बच्चों, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का मान होता है। तो कॉस से कॉस कटा, थीटा बराबर मेरा कितना निकला बच्चों, 60 डिग्री निकला। क्या निकला, 60 डिग्री। मतलब मेरा जो पी का मान आया, कौन पी का वैल्यू कितना आया, 60 डिग्री का। 60 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चों 60 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 28 में दे रखा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है बच्चों। ये मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है। अब इस वृत्त में मैंने एक स्पर्श रेखा खींचा, दूसरा स्पर्श रेखा, तीसरा स्पर्श रेखा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से हम लोग बहुत किसी भी वृत्त में जो है ना बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसीलिए इसका किसी भी वृत्त में हम लोग स्पर्श रेखाएं अनंत खींच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनंत। अगला प्रश्न देखिए 29 में दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ ओ से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ये मान लीजिए एक O केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है, O केंद्र वाला वृत्त है और इसका त्रिज्या दे रखा है बच्चों कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा P पर स्पर्श रेखा PQ, मान लीजिए यहाँ पर बाहर में कोई Q है और यहाँ से ही तो स्पर्श रेखा हम लोग खींचे, जब स्पर्श रेखा ये आया तो इसका नाम क्या पड़ा, P पड़ा। ठीक है। और O से बोल रहा है कि इस प्रकार OQ मिलती है कि इसके दूरी कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने पता होगा कि वृत्त के केंद्र से किसी भी स्पर्श रेखा पर जब होती है तो वो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो इस तरह से आप हमें आप घुमा कर देख लीजिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का जो 90 डिग्री जहाँ पर बनता है उसका सामने वाला क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। तो ये क्या हो गया, मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, OQ क्या हो गया, कर्ण हो गया। OQ क्या हो गया, कर्ण, कर्ण हो गया। और जो नीचे में दिया हुआ है, सटा हुआ है, वो बोला आधार हो जाएगा। तो OP क्या हो जाएगा, आधार। तो OP क्या हो गया बच्चों, आधार। ठीक है। हमको निकालने क्या बोल रहा है, PQ निकालने बोल रहा है, मतलब PQ क्या हो गया, लंब हो गया। तो PQ निकाले। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, PQ का स्क्वायर, देखिए PQ का स्क्वायर जोड़ PO का स्क्वायर बराबर होगा OQ का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो हम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो PQ हमको निकालना है, तो PQ का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर घट जाएगा, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर, ठीक है, माइनस OP का स्क्वायर। ठीक है। तो PQ का स्क्वायर है, तो देखिए OQ का स्क्वायर मतलब कितना, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, माइनस OP का स्क्वायर कितना, 5, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ठीक है। तो 144 में 25 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4 में घटा 5 तो नहीं घटेगा, तो 14 में 5 घटा बचा 9, 3 में घटा 2 बचा 1 और इधर बचा 1। तो PQ स्क्वायर बराबर 119 आया। तो जैसे ही हम लोग PQ स्क्वायर को हटाएंगे, PQ में स्क्वायर को हटाएंगे तो उस पर जाके क्या लगेगा, रूट लगेगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 119। 119 कहाँ पर दे रखा है बच्चों, 119 देखिए आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 119 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 30 में क्या दे रखा है कि यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एगो O केंद्र वाले एगो वृत्त है। ठीक है। अब इस वृत्त में क्या बोल रहा है कि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, TP और TQ। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर P है और यहाँ पर Q और वृत्त के बाहर में कोई बिंदु T है। तो यहाँ से PT और
पी क्यू जो है क्यू टी जो है टी क्यू जो है एक वृत्त की दो आसपास रेखाएं हैं। और क्या बोल रहा है, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू इस तरह से ये कितना डिग्री कोण बना रहा है बच्चों, 110 डिग्री के 110 डिग्री। तो बोल रहा है कि कोण पी टी क्यू मतलब को बीच में टी है तो कोण टी पूछ रहा है, इसका केंद्र ओ हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 को भुजा देखने को मिल रहा है, ओ पी ओ क्यू और क्यू टी और टी पी, ठीक है। तो चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360 डिग्री होता है। और एक बच्चों एक बात है, आसपास रेखा पर वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो ओ पी और ओ क्यू वृत्त की दो त्रिज्या हैं और ये आसपास रेखा पर लंब है। तो यहाँ पर देखिए कोण पी का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, ओ का वैल्यू कितना हो गया 110, क्यू का वैल्यू कितना हो गया 90 और टी का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम लोग वही वाला करेंगे यहाँ पर, कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री, ठीक है। देखिए कोण P हमको पता है 90, कोण O पता है 110, कोण Q पता है 90, कोण T हमको निकालना है। तो देखिए 90 और 110 कितना हो गया 200, 200 और फिर 90, 290, तो 290 उस पर में जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, कोण T बचा बराबर 360 में माइनस हो जाएगा 290, क्या हो जाएगा 360 में माइनस हो जाएगा 290। तो 360 में 290 माइनस कर दीजिए, 0 में 0 घटा 0 बचा, 16 में 9 घटा 7 बचा, उसके बाद 70 डिग्री आ गया, क्या आ गया, कोण टी का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कहाँ दे रखा है बच्चों, देखिए आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 31 में दे रखा है कि 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है और बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये मान लीजिए इसका त्रिज्या है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, मतलब R दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण कितना बना रहा है, केंद्रीय कोण मतलब यहाँ से कोण बनाने वाला कोई एक त्रिज्यखंड बना और त्रिज्यखंड का जो बीच का कोण बना वो कितना बना 60 डिग्री बना, ठीक है। तो बोला ये जो त्रिज्यखंड है ना, वृत्त का जो खंड है उसको त्रिज्यखंड बोला गया है, इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा की जगह में कितना है 60, तो 60 लिखेंगे, ठीक है, बटे में 360, तो 360, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 लेंगे, गुना आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14, ठीक है। अब यहाँ से काटिए, 1 0 से 1 0 कटा, 6 एकम 6 और 6 चौक 36, फिर 7 से काटिए, 7 एकम 7 और 7 दूने 14, ठीक है। फिर इसको 6 को काटिए 2 से, 2 3 6 और 2 11 22, ठीक है। ऊपर में क्या बचा बच्चों 11 गुना 14 गुना 2 और नीचे में बचा 3, ठीक है। तो ऊपर में 11 गुना 14 गुना 2, नीचे में 3, 11 गुना 14 गुना 2, 11 गुना 14 गुना 2, नीचे में कितना बचा 3। तो 11 गुना 14 गुना 2 को गुना करते हैं तो बच्चों आएगा ऊपर में 308 और नीचे में कितना बचा 3, तो 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दे रखा है बच्चों, ऑप्शन डी में दे रखा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी कोण P है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए फिर से वही वाला बात है, एक वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या दे रखा है आर, कैपिटल आर में दे रखा है। अब यहाँ से क्या करना है, एक त्रिज्यखंड बनाना है, इसका केंद्र O है। अब इसका कोण जो है इस बार क्या दे रखा है P डिग्री दे रखा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वही होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर होगा। अब थीटा की जगह में कितना दे रखा है P डिग्री दे रखा है, P डिग्री ऊपर में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कौन वाला ऑप्शन में मैच हो रहा है, P पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, P पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री कहाँ पर मैच हो रहा है, ऑप्शन आपका देखिए डी में मैच हो रहा है, पाई आर स्क्वायर P बटे 360 डिग्री। देखिए P को आगे पीछे कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर P बटे में 360 डिग्री, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 33 में दे रखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। देखिए एक वृत्त यहाँ पर है, इस वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है O से 19 सेंटीमीटर, ठीक है,
और दूसरा वृत्त जो है उस वृत्त के केंद्र के त्रिज्या कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बोरा की त्रिज्या क्या होगी जिसकी बोरा उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो दो को वृत्त दे रखा है, पहला वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त का त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो बोला इन दोनों के वृत्त का जो परिधि मिल करके एक नया वृत्त जो बनेगा उसका त्रिज्या क्या होगा, उसका आर क्या होगा। तो पहला वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R1 मान लेंगे, दूसरा वृत्त की त्रिज्या को R2 मान लेंगे, जो नया वृत्त बनेगा उसको हम लोग R मान लेंगे। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या परिधि क्या होता है बच्चों 2πr होता है। तो 2πr इसका क्या है R1 है, प्लस 2πr2 यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वृत्त का 2πr2। जो नया वृत्त बन रहा है उसका क्या लिखेंगे हम लोग 2πr। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2πr1 और 2πr2 में 2π कॉमन आ जाएगा, तो 2π कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर में कितना बचा R1 प्लस R2 बचा, तो R1 प्लस R2। ठीक है, बराबर में क्या है इधर 2π प्लस 2π इंटू R। देखिए 2π से 2π कट गया, इधर में क्या बचा R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना है 19 है, तो 19 प्लस R2 कितना है 9 है, तो 9, 19 और 9 कितना हो गया बच्चों 28 हो गया। तो उस नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। 28 कहाँ दे रखा है ऑप्शन बी में दे रखा है, तो 28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखो एक कमरा है जिसका लंबाई दिया है 12 मीटर, चौड़ाई दिया है 9 मीटर और ऊंचाई दे रखा है 8 मीटर। तो उस कमरे में सबसे लंबा जो बांस रखा जा सकता है उस बांस की लंबाई क्या होगी सबसे बांस। तो उस ऐसे ऐसे प्रश्न में बच्चों एक सूत्र होता है उसका सबसे लंबा निकालने का, लंबाई का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर। एल कितना दे रखा है बच्चों 12 मीटर दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब चौड़ाई कितना दे रखा है 9, तो 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, 81 हो गया, प्लस ऊंचाई का स्क्वायर ऊंचाई कितना दे रखा है 8, 8 8 64। अब देखिए 144, 81 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको जोड़िए 6 4 और 1 5, 5 और 4 9 हो गया। फिर देखिए 4 और 8 12, 12 और 6 18 हो गया, 18 का 8 है तो मेरा 1 1 और 1 2, 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 17 होता है। ठीक है, तो सबसे लंबा जो उस रूम में बांस रखा जा सकता है उसकी लंबाई कितना होगा 17 मीटर होगा। तो 17 मीटर कहाँ दे रखा है ऑप्शन बी में दे रखा है, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसका आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु का त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का ऊंचाई कितना दे रखा है एच दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से व्यास से हम लोग आर निकाल लेंगे, आर क्या होता है व्यास का आधा होता है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। देखो त्रिज्या की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है, त्रिज्या की ऊंचाई को एल बोलते हैं बच्चों, और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर मतलब एच कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 144, प्लस आर स्क्वायर आर कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो अंडर रूट 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 169 आया। 169 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 13 होता है, तो 13 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इसका त्रिज्या की ऊंचाई कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। 13 कहाँ पर दे रखा है बच्चों ऑप्शन आपका देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए 36 में बोल रहा है कि मॉडल बनाने वाले मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक शंकु था, शंकु ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, अब शंकु की जो हाइट था वो कितना था 24 सेंटीमीटर था, और इसका जो व्यास था वो कितना था 6 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब एक शंकु को क्या किया एक बच्चे ने बिगाड़ दिया, और उसको बिगाड़ने के बाद इसी मटेरियल से एक गोला तैयार किया, और इस गोला का त्रिज्या पूछ रहा है, इसका त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन। ठीक है, तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर गोले का आयतन क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कटा,
बराबर करके इस पार और बराबर को उस पार में समान रहता है तो कटता है, तो 3 से 3 कट गया। इस पार में देखिए आर स्क्वायर है, उस पर में आर क्यू है, तो इधर 2 से 2 कट गया तो एक आर बचा। तो इधर क्या बचे, एच बराबर 4 आर। ठीक है, तो एच बराबर 4 इंटू आर। ठीक है, हमको खाली आर चाहिए, तो आर इस पर में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 24 दे रखा है। 24 ये 4 जो है इस पर में गुना में है, तो बराबर के इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो गया, 24/4। 4 से कटेंगे 4 चौक 24, तो आर जो आया बच्चों क्या है, 24 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। तो उस गोला जो था बना था उसका त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कहाँ दे रखा है बच्चों, ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए बच्चों, संबंध सही है आपका 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ये वाला ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग अंतराल एवं संचयी बराबरता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, इस तरह से फिगर बना हुआ रहता है। ठीक है, इधर रहता है वर्ग अंतराल और इधर होता है संचयी बारंबारता। इस तरह से आपका सांख्यिकी वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। और बीच से इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जो वक्र रेखा होता है उसको बोलते हैं क्या कहते हैं, तो इस टेढ़ा मेढ़ा रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो मान किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा देखना बच्चों, माइनस वाला कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 में दे रखा है कि यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता की हो क्या होगी। तो ई नहीं की प्रायिकता मतलब 1 से घटा दीजिए 0.05, तो एक में 0.05 घटा तो कितना बचा, 0.95। ठीक है, तो 0.95 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये रहा बच्चों मेरा 40 मॉडल प्रश्न पत्र जो था वस्तुनिष्ठ का, उसका हल। आप लोगों को कैसा लगा